बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ले लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, और वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में, एंड दैट इज़ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है। अच्छा, अब इस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगी? तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हमारे पास रिस्पायरेशन आ रहा है, एंड दैट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के दो टाइप्स है, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है वो कब होती है? वो तब होती है जब सेल के अंदर या तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी। जिन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, वहाँ पर एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी। ठीक है। लेकिन जिन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होगा और जिन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो इट मीन्स के वहाँ पर कौन सी रिस्पायरेशन होगी? एरोबिक रिस्पायरेशन होगी। ठीक है। तो ग्लूकोज की एरोबिक रिस्पायरेशन जो है उसमें 3 स्टेप्स है या 3 पाथवेज एंड साइकिल्स है, जिसमें सबसे पहले जो है वो ग्लाइकोलिसिस है, द सेकेंड वन इज क्रेब्स साइकिल एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन का जो सबसे फर्स्ट पाथवे है वो है ग्लाइकोलिसिस। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ग्लूकोज है और जो एंड प्रोडक्ट है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है जबकि पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो इट मीन्स जब 6 कार्बन कंपाउंड एक 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन वाले। ठीक है। एंड दैट इज पायरुवेट। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होती है पायरुवेट में थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसके 10 रिएक्शंस है, यानी 10 स्टेप्स है। हर एक स्टेप को एक खास एंजाइम ने कंट्रोल किया हुआ है, हर एक स्टेप को एक खास एंजाइम ने कैटालाइज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंजाइम्स है, ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स है वो मौजूद है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, इसलिए जो ग्लाइकोलिसिस है वो हो रहा है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट पाथवे है दैट इज ग्लाइकोलिसिस, वो हो रहा है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, बिकॉज इसके जो एंजाइम्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो इसका जो रीज़न है कि ये साइटोप्लाज्म में क्यों हो रहा है, तो इसका ये रीज़न है कि ये साइटोप्लाज्म में इसलिए हो रहा है कि इसके जो एंजाइम्स है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे ग्लाइकोलिसिस को यानी इन 10 रिएक्शंस को हमने 2 फेजेस में क्लासीफाई किया है। इसके 2 फेजेस है, यानी ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस है। जो फर्स्ट 5 रिएक्शंस है इस फेज़ को हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। इसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें एटीपी यूटिलाइज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने नेगेटिव एटीपी लगाया है, यानी यहाँ पर हमने एनर्जी यूटिलाइज़ की है, एटीपी हमने यूटिलाइज़ की है। ठीक है। इन्वेस्ट की है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो फर्स्ट फेज़ है जिसमें रिएक्शन नंबर 1 से लेकर रिएक्शन नंबर 5 तक आ रहा है, तो इसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ कहते हैं क्योंकि हम इसमें एनर्जी देते हैं। ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 1 में और रिएक्शन नंबर 3 में यहाँ पर हमने एनर्जी दी हुई है, यहाँ पर हमने एनर्जी कंज्यूम की हुई है, इस वजह से हम इसको फेज़ 1 एंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ कहते हैं। अच्छा, रिएक्शन नंबर 6 से लेकर रिएक्शन नंबर 10 तक यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एटीपीज के साथ और NADH के साथ पॉजिटिव साइन लगाया है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो इस वजह से हम सेकेंड फेज़ को या फेज़ 2 को हम एनर्जी रिलीजिंग फेज़ या एनर्जी जनरेटिंग फेज़ कहते हैं। ठीक है। तो 2 फेजेस है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 इज़ एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ एंड फेज़ 2 इज़ एनर्जी रिलीजिंग फेज़। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम एटीपी यूटिलाइज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से इन्वेस्टमेंट के अब हमने इसको यहाँ पर कंज्यूम किया है, हमने यहाँ पर इसको सर्व किया है, और अब इस सर्व होने की वजह से यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होने की वजह से हमें इसका सिला नेक्स्ट स्टेप्स में मिलेगा, नेक्स्ट फेज़ में मिलेगा, एंड दैट फेज़ इज़ एनर्जी रिलीजिंग फेज़। ठीक है। तो इसके 2 फेजेस हमने पढ़ लिए। अब आ जाते हैं सारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे पे। ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये जो ब्लड है ये उस ग्लूकोज को लेके चला जाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स की तरफ। ये ग्लूकोज उन सेल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है। ग्लूकोज जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पर? सेल के अंदर। अब इसने वहाँ पर पायरुवेट में कन्वर्ट होना है, किस चीज़ की वजह से, किस लिए? ताकि हमें एनर्जी मिले, क्योंकि हमने एनर्जी को कंज्यूम करके वर्क करना है, फंक्शन करने हैं। ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है ये जैसे ही सेल के अंदर इंटर हो जाती है
तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर एंटर हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है कि हर एक चीज़ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो अगर हमारे ब्लड से ग्लूकोज आ रहा है हमारे सेल्स के अंदर, तो क्यों आ रहा है? बिकॉज ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो ब्लड से आ रहा है हमारे सेल के अंदर। अब फॉर एग्जांपल सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एज कंपेयर टू ब्लड, यानी ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई और सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो अब जाहिर है क्या होना है, अब हर एक चीज़ ने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। इट मीन्स कि अब ग्लूकोज सेल के अंदर से बाहर की तरफ जा सकता है, लेकिन ग्लूकोज बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज फिर भी अगर ब्लड में कम भी है फिर भी वो ब्लड से अंदर की तरफ आएगा, सेल के अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, हायर टू लोअर की तरफ वो नहीं जाएगा, वो सेल के अंदर की तरफ आएगा। क्यों सेल के अंदर की तरफ आएगा? क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर चली जाती है तो डायरेक्ट ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोराइलेशन है यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज को सेल से बाहर वापस जाने से प्रिवेंट करती है, क्योंकि बाहर ग्लूकोज की कमी होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी नहीं होगी। ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बढ़ गया है, ग्लूकोज नहीं, तो इस वजह से ग्लूकोज जो है अब कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और स्टिल सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी है। क्यों ग्लूकोज की कमी है? क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ज्यादती हो गई है। ठीक है, तो ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर चला जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और दिस फॉस्फोराइलेशन जो है ये प्रिवेंट करती है ग्लूकोज को बैकवर्ड की तरफ जाने से। ठीक है, ये जो स्टेप है इसको किस चीज़ ने किस एंजाइम ने कैटेलाइज किया है? हेक्सोकाइनेज ने। ठीक है, जहाँ पर भी आपको काइनेज का नाम नजर आएगा तो काइनेज जो एंजाइम है ये हमेशा फॉस्फोराइलेशन करती है। फॉस्फेटेज जो एंजाइम है ये हमेशा रिमूवल ऑफ फॉस्फेट करती है। तो चूंकि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हुई है तो इट मीन्स कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज हुआ है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हुआ है। और ये जो हेक्सोकाइनेज है ये फॉस्फोराइलेशन तो करता है, लेकिन ये जो फॉस्फोराइलेशन है यहाँ का जो फॉस्फेट है ये कहाँ से आया है? ये जो फॉस्फेट है ये एटीपी से आ गया है। ठीक है, एटीपी यूटिलाइज होके एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका जो एक फॉस्फेट है वो ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाती है। मैंने सिंगल एरो ड्रॉ किया है, तो इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में 3 रिएक्शंस जो है वो इरिवर्सिबल है, एंड दैट इज रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 10। बाकी मैंने डबल एरोज ड्रॉ किए हैं, यानी दैट रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं कि जिसमें प्रोडक्ट जो है वो वापस सेम एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज में या अपने रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है वापस, लेकिन किसी और एंजाइम के थ्रू। ठीक है, इसी एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल स्टेप कहते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 था जहां पर एटीपी यूटिलाइज हो गया है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने एक आइसोमर में, एंड दैट आइसोमर इज फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक ऐसा कंपाउंड है या फ्रक्टोज एक ऐसा कंपाउंड है जिसके कार्बन नंबर 1 के साथ एक और फॉस्फेट इजीली अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ग्लूकोज फॉस्फेट जो है या जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था ये इसलिए फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि फ्रक्टोज के साथ कार्बन नंबर 1 पे इजीली फॉस्फोराइलेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो गया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इट मीन्स के फर्स्ट नंबर जो रिएक्शन था ये फॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन था, सेकेंड नंबर जो रिएक्शन है ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक आइसोमर कन्वर्ट हो गया है दूसरे आइसोमर में। यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है आइसोमरेज एंजाइम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो रही है। कौन सा आइसोमरेज? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूकोज। और चूंकि कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आइसोमरेज, तो इस वजह से फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है। अब आ जाते हैं रिएक्शन नंबर 3 पे। रिएक्शन नंबर 3 में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 के साथ एक और फॉस्फेट अटैच हो जाता है। इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ये भी
फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर भी एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रही है, तो इट मीन्स के यहाँ पर भी काइनेज एंजाइम यूज होगा, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 और अब यहाँ पर एक और नाम आ गया है एंड दैट इज बिस फॉस्फेट। बिस मीन यानी 2 फॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट्स अटैच है, लेकिन कितने फॉस्फेट्स है? 2 फॉस्फेट्स है, तो इसलिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट भी कहाँ से आया है? ये फॉस्फेट भी एटीपी की कंजम्पशन से आया है, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 1 में, रिएक्शन नंबर 3 में एटीपीज यूटिलाइज हो गए हैं। तो ओवरऑल जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें 2 एटीपीज यूटिलाइज हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कार्बन रिएक्शन नंबर 4 पे। ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड है और अब इसकी क्लीवेज हो जाती है, यानी ये 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट अगर 2 में डिवाइड होगा तो ये कन्वर्ट होगा 2 कंपाउंड्स में, लेकिन दोनों कंपाउंड जो है ये 3 कार्बन वाले हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी है। तो वो कौन से कंपाउंड्स है? वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की क्लीवेज हो गई, यानी ये 2 में डिवाइड हो गया है। और इसने कौन से 2 कंपाउंड दिए हैं? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर जो कंपाउंड है ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, लेकिन इसका आइसोमर्स मीन के बिल्कुल इसके जो कार्बन नंबर है हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसकी जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। एल्डोल जो है ये ऐसे ये रिएक्शन जो है ये एक एल्डोल रिएक्शन है। तो एल्डोल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड जो है 2 ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जिसमें एक कीटोन होगा और दूसरा अल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कीटोन है और ये वाला जो है ये अल्डिहाइड है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर जाहिर है जो रिएक्शन जो एंजाइम यूज हुआ है वो है एल्डोलेज एंजाइम, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है? एल्डोल रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक कंपाउंड जो है 2 ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप का होगा और दूसरा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का होगा, ठीक है। तो ये 4 जो है फेज 1 के 4 रिएक्शंस हो गए हैं। अच्छा, अब 5th नंबर पे जो रिएक्शन है वो ये वाला रिएक्शन है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इस वाले रिएक्शन को हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो आइसोमरेज एंजाइम होगा, ठीक है। ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है और जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो इट मीन्स कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। किस एंजाइम के थ्रू? चूंकि ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स है दोनों, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज हुआ है? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। 3 कार्बन वाले कंपाउंड है, दोनों के साथ फॉस्फेट्स भी अटैच है और चूंकि आइसोमराइजेशन रिएक्शन है तो इसलिए ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो जाती है, तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है अब ये भी कन्वर्ट हो गया है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो एक हमारे पास ऑलरेडी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मौजूद था, एक ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी कन्वर्ट हो गया है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो ये यहाँ पर जो है क्या ख़त्म हो गया है? ये जो 5 नंबर रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर हमारा फेज़ 1 ख़त्म हो गया है। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 4 एंड रिएक्शन नंबर 5, यहाँ पर हमारा फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई भी एनर्जी जमा नहीं की, कोई भी एनर्जी हमने कलेक्ट नहीं की, यहाँ पर हमने सिर्फ एनर्जी कंज्यूम की है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब हम आएंगे एनर्जी जेनरेटिंग फेज पे या एनर्जी रिलीजिंग फेज पे, जो कि लास्ट 5 रिएक्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर एनर्जी हमें 2 फॉर्म में मिलती है, एक हमें एटीपी के फॉर्म में और दूसरा हमें NADH के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिएक्शन नंबर 6 पे। तो रिएक्शन नंबर 6 में क्या होता है कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब यहाँ पर जितने भी एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो 2-2 बनेंगे, क्योंकि 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ ये काम हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो गया है 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में।
ठीक है। ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोजिनेज यानी यहाँ पर हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई काम हो रहा है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन नंबर 3 के साथ एक फॉस्फेट अटैच था, लेकिन यहाँ पर 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट है, यानी 2 फॉस्फेट से, कार्बन नंबर 1 के साथ भी और कार्बन नंबर 3 के साथ भी। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आया? ये फॉस्फेट जो है ये चूँकि ये प्रोसेस हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, तो ये जो फॉस्फेट है ये आ जाता है सेल के अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड है उससे, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फॉस्फेट जो है वो दे देता है किस चीज़ को, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को, और इसको कन्वर्ट कर लेता है 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट में। यहाँ पर आप लोग देखें कि हमने कहा कि यहाँ पर हाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, यानी एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे। तो 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 4 हाइड्रोजन आइंस जो है वो रिमूव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें एक को एंजाइम मौजूद है, एंड दैट को एंजाइम इज़ NAD। ये जो NAD है ये उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो 2 NAD है क्योंकि 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, 2 NAD 2 फॉस्फेट्स आके किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉस्फेट्स तो आके अटैच हो जाते हैं इसके साथ, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट्स के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो दोनों फॉस्फेट्स यूटिलाइज हो गए हैं, एक इसके कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो गया है, एक इसके दूसरे ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो गया है। जो NAD है ये 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके 2 NADH में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन आइंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। एक हो रहा है फॉस्फोराइलेशन और दूसरा हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन। तो जो रिएक्शन नंबर 6 है इसमें फॉस्फोराइलेशन एज वेल एज डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पर एनर्जी की सिंथेसिस भी हो गई है, और वो एनर्जी कौन सी है, 2 NADH। एक NADH जो है वो इक्वल है 2.5 ATP के, ठीक है। तो 2 NADH जो है वो 5 ATPs के इक्वल है। अब आ जाते हैं रिएक्शन नंबर 7 पे। रिएक्शन नंबर 7 में हमारे पास ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। तो इट मीन्स कि इसके कार्बन नंबर 1 से जो फॉस्फेट्स थे वो रिमूव हो गए हैं। वो फॉस्फेट्स कौन एक्सेप्ट कर लेता है, 2 ADP आके उन 2 फॉस्फेट्स को एक्सेप्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाते हैं। तो इट मीन्स कि इस रिएक्शन में भी हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन हो गई है, एनर्जी की सिंथेसिस हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन हो रही है ADP की, तो इस वजह से यहाँ पर भी काइनेज एंजाइम यूज़ होगा, लेकिन कौन सा काइनेज, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, ठीक है। ये 7 नंबर रिएक्शन था। अब आ जाते हैं रिएक्शन नंबर 8 में, जिसमें 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट यानी 3 नंबर जो कार्बन था इसके साथ जो फॉस्फेट अटैच था अब वो रीअरेंज होके कार्बन नंबर 2 के साथ आ गया है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन हो गई है, यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं। कार्बन नंबर 3 पे जो फॉस्फेट था उसकी पोजीशन में म्यूटेशन आ गई है, चेंजेस आ गई है, तो इस वजह से यहाँ पर फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम यूज़ हुआ है। आ जाते हैं रिएक्शन नंबर 9 पे, जिसमें 2-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। यहाँ पर इनोलेज एंजाइम यूज़ हुआ है और यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुए हैं, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स आप हर एक को 2 कंसीडर करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हुए हैं। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये एट द एंड कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, लेकिन किस चीज़ के थ्रू, पायरुवेट काइनेज के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर काइनेज एंजाइम यूज़ हुआ है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी किसी चीज़ की फॉस्फोराइलेशन होगी। ये फॉस्फोराइलेशन जो है ये कहाँ से हो रही है, इस सबस्ट्रेट से। तो यहाँ पर भी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट आके ADP के साथ अटैच हुआ है। रिएक्शन नंबर 10 में भी ये जो सबस्ट्रेट है इससे फॉस्फेट रिमूव होके डिटैच होके ADP के साथ अटैच हुआ है, जिससे ATPs बने हैं। तो इट मीन्स कि इस रिएक्शंस को, जो रिएक्शन नंबर 7 है और रिएक्शन नंबर 10 है, इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो फॉस्फोराइलेशन है जिसमें एक सबस्ट्रेट से फॉस्फेट डिटैच होके
ADP के साथ अटैच होके ATP मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखें कि 2 ATPs जो है वो कंज्यूम हुए हैं फेज़ 1 में, जिसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ कहते हैं। 4 ATPs बने हैं, 2 ATP यहाँ पर है, 2 ATP यहाँ पर है, तो 4 ATPs की सिंथेसिस हुई है और इसके साथ साथ 2 NADH के मॉलिक्यूल्स की भी सिंथेसिस हुई है। ठीक है, तो 4 ATP बने हैं, 2 NADH बने हैं और इसके साथ साथ 2 ATP जो है वो कंज्यूम हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि नेट जो टोटल ATP जनरेशन है वो कितनी है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितनी ATPs जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको माइनस करके आप लोगों ने बताना है। ठीक है, अच्छा ये तो एरोबिक रिस्पायरेशन की बात है। ठीक है, जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, ठीक है, तो वहाँ पर पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, लैक्टेट में, थ्रू लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, और वहाँ पर हम किस चीज़ की कंजम्पशन करते हैं, वहाँ पर हम इस 2 NADH की कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, इस 2 NADH को हम कंज्यूम करके खर्च करके इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर लेते हैं लैक्टेट में। ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लैक्टेट में। तो जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है वो भी बिल्कुल यही है, लेकिन उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट के बाद एक और रिएक्शन है जिसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होता है, जिसमें क्या चीज़ बनता है, लैक्टेट बनता है। ठीक है, तो उसको फिर हम एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। उसमें फिर आप लोग इस 2 NADH को भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है ये भी कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है लास्ट वाले रिएक्शन में। तो आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो ये है कि इसमें टोटल कितने ATPs की सिंथेसिस हुई है, आप लोगों ने इस 2 NADH को भी कंसिडर करना है। थैंक यू।